जिस प्रकार का हमारा नज़रिया होता है, हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का हो जाता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं का हमारा महत्वपूर्ण पाठ गलता लोहा पढ़ेंगे। गलता लोहा एक कहानी है जो प्रसिद्ध कहानीकार शेखर जोशी द्वारा रचित है। शीर्षक से ही हमें ज्ञात हो रहा है गलता लोहा। लोहा एक कठोर धातु होती है, उसको पिघलाकर हम किसी भी आकार में ढाल लेते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति चाहे कितना ही कठोर हो, इंटेलिजेंट हो, मंदबुद्धि हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, लेकिन परिस्थितियां उसको अपने अनुकूल ढाल ही लेती है। कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार परिस्थितियां व्यक्ति को मजबूर कर देती है और अपने अनुकूल उसको ढाल लेती है। तो कहानी का जो सार है वो इस प्रकार है। एक गरीब पंडित मोहन नाम के लड़के की कहानी है यह, जो कठिनाइयों के चलते पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है वो, लेकिन परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती है, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। और वह काम को छोटा बड़ा न समझकर यानी कि ब्राह्मण जाति का था, लेकिन उस समय ब्राह्मण जाति के छोटे काम नहीं करते थे। लेकिन मोहन परिस्थितियों से मजबूर होकर जो हाथ का काम सीख लेता है, हस्तशिल्प यानी कि लोहार का काम सीख लेता है। इसके पात्र हैं, एक तो मोहन जो कहानी का नायक है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होकर वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और एक लोहार का काम सीख लेता है। बूढ़े वंशीधर मोहन के पिताजी हैं, जो पूरे जीवन पुरोहिताई का काम करते हैं और अपने बेटे से उनको बड़ी उम्मीद है और वो ये चाहते हैं कि मोहन पंडिताई का काम ना करे और किसी उच्च पद पर लगे पढ़ लिख करके। धनराम यहाँ मोहन का मित्र है, जो लोहार जाति से है, लोहार का काम करता है। पढ़ाई में वो कमज़ोर है और परिस्थितियों के कारण आगे की पढ़ाई भी वो पूरी नहीं कर पाता। धनराम के पिता, जिनका नाम है गंगाराम, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जो लोहार का काम करते हैं और धनराम को डांटते पीटते भी हैं। एक है हमारे मास्टर त्रिलोक सिंह, जो मोहन और धनराम के अध्यापक हैं। गांव के अंदर जो स्कूल है उसके वो अध्यापक हैं, जो मोहन से बहुत प्रभावित हैं और धनराम को वो ये समझते हैं कि यह पढ़ेगा नहीं, लोहार का ही काम करेगा, और मोहन से बड़ी उम्मीद रखते हैं मास्टर त्रिलोक सिंह। वो ये कहते हैं कि मोहन बड़ा होकर बड़ा अधिकारी बनेगा। एक है रमेश, जो मोहन के पड़ोस का है, उनके परिवार का है, जो शहर में रहता है और मोहन के पिता को विश्वास दिलाता है कि वह शहर में ले जाकर मोहन को पढ़ा देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसको शहर में ले जा कर के मोहन को वहाँ नौकरों के जैसा उसके साथ व्यवहार करता है। कहानी का उद्देश्य, लेखक ने समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की है। जातिगत विभाजन यानी कि समाज के अंदर जातियों को बांट रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उच्च जाति, निम्न जाति, उसके ऊपर कटाक्ष किया है कई तरह से। और इस कहानी में लेखक ने जाति के आधार पर जो बना हुआ भाईचारा है उसको खोखला सिद्ध किया है, और साथ ही यह बताने का प्रयास किया है कि जो परिश्रम का क्षेत्र होता है, जो परिश्रम करते हैं, उसके अंदर जो संबंध स्थापित होते हैं, वही भाईचारा वास्तव में सच्चा भाईचारा होता है। कहानी की शुरुआत करते हैं। गलता लोहा। मोहन के पैर
अनायास ही शिल्पकारी टोले की ओर मुड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत बीच में से की है लेखक ने कि जब शहर जाता है मोहन पढ़ने के लिए, वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और वापस गांव आ जाता है। और गांव आने के बाद वो कौन से काम करता है, कैसे रहता है, उसका वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। और वैसे भी कहानी के अंदर पीछे की बातों को साथ साथ में वर्तमान की बातों को जोड़ करके लेखक ने यहाँ बताया है। मोहन के पैर अनायास होता है, बिना परिश्रम के ही अचानक शिल्पकार टोला यानी कि गांव के अंदर जो हाथ का काम करने वाले होते हैं, उनकी जो दुकानें होती है कि उनकी ओर चले जाते हैं। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगूंज सेंस थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। मोहन का मित्र जो पहले गांव में साथ में पढ़ता था, धनराम, जो अब लोहार का काम कर रहा है, ऑफर होती है लोहार के काम करने का जो स्थान होता है उसकी दुकान, उसको ऑफर बोलते हैं, कि वहाँ से जो ज़ोर ज़ोर से आ रही आवाज़ होती है कि लोहार की दुकान से जैसे ही हथौड़े की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से, वो मोहन को 3-4 दिनों से ही जैसे वो गांव आया हुआ था शहर से सुनाई दे रही थी। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता शवर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था कि किस प्रकार जब लोहार का काम किया जाता है, जब कोई लोहार का औजार बनाया जाता है या उसको ठीक किया जाता है, तो हथौड़े की गरम लोहा करके हथौड़े की आवाज़, जब चोट उसके ऊपर लगाई जाती है तो थप थप की आवाज़ आती है। तो वो सारी चीज़ें मोहन को समझ में आ रही थी, क्योंकि वह शहर से लोहार का काम सीख कर आया था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। अब लेखक बता रहे हैं कि गांव में आने के बाद जब उनके पिताजी ने कहा था कि खेतों के अंदर, फसलों के अंदर घास उग आई है, तो वो लंबा बेंत वाला होता है, हंसुआ होता है, दराती, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम दांती भी बोलते हैं, कि घर से इस कारण निकला था कि वो घास फूस को काट करके बाहर फेंक देगा फसल से। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा कि खेतों का काम करना बूते होता है बल, कि उनके पिता, मोहन के पिता जो वंशीधर जी हैं, अब वो खेतों का काम नहीं कर सकते थे, बूढ़े हो चुके थे। यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। कि जो पंडिताई का वो काम कर रहे थे, पुरोहिताई का काम यानी कि पूजा पाठ का, हवन का, जो ब्राह्मण लोग करते हैं, वो काम भी अब वो नहीं कर सकते थे। जन्म भर यानी कि जीवन भर वो ही काम वो करते थे, जिससे ही उनका गुजारा चलता था, घर संसार चलाना या कि घर चलाते थे। अब वो काम भी वो नहीं कर पाते थे, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। यजमान यानी कि जो हवन या पूजा का काम करवाते हैं अपने घर, कि वो लोग भी वंशीधर की निष्ठा होता, विश्वास, संयम, सहनशीलता, श्रद्धा थी भक्ति के ऊपर, जो उनका संयम था, लंबे लंबे व्रत रखते थे, कई देर तक हवन पर बैठ जाते थे, लंबे लंबे पाठ पूजा वो करते थे। उनके कारण ही वो लोग उन पे विश्वास करते थे, श्रद्धा रखते थे। लेकिन अब वो बूढ़े हो गए हैं, शरीर कमज़ोर हो गया है, ना तो कठिन श्रम यानी कि लंबा हवन या पूजा पाठ वो नहीं कर सकते, व्रत भी नहीं रख सकते। तो अगर ऐसा वो नहीं कर पाते तो फिर यजमान भी उनको अपने घर नहीं बुलाएंगे ये काम करवाने के लिए।
सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। सुबह सुबह किसने? बूढ़े वंशीधर ने उससे, किससे? मोहन से, कि मोहन को आवाज लगाई। क्या कहा? आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करना है। रुद्री पाठ शिव शंकर का पाठ, कि गणनाथ उनके एक यजमान हैं, चंद्रदत्त, कि आज गणनाथ के गांव में जाकर जो चंद्रदत्त हैं उनके यजमान, वहाँ शिव जी का पाठ करके आना है आपको। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की बात नहीं कि ये काम तो अब पहाड़ों का एरिया था, वहाँ वो ऊंची ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ सकते थे। इसलिए मोहन से कहा कि मेरे बस की तो ये बात नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता, कि मैं मना भी नहीं कर सकता, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही था और न वैसी गति, कि मोहन के पिता चाहते थे कि वो वहाँ जा कर के पूजा पाठ करे। मोहन उनका आशय यानी कि जो उनके पिता उनसे चाहते थे वो मोहन अच्छी तरह समझता था, लेकिन पिता की तरह जो अनुष्ठान वाला काम है वो ना तो वो कर पाता था, उनको पता ही नहीं था मोहन को कि किस प्रकार ये पूजा पाठ वाले काम किए जाते हैं। न ही वैसी गति होता चाल, कि ना ही उनके ये समझ में था इस तरह का काम करना। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया, कि पिता ने जैसे कहा कि ये काम तो करना ज़रूरी है, मैं जा नहीं सकता, किस प्रकार करें, यानी कि वो चाहते थे मोहन जाकर करे, लेकिन मोहन ने इसकी हाँ नहीं भरी। मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे हवा में बात कहकर दी गई हो वैसे ही अनुत्तरित बिना उत्तर दिए हुए रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो गई है। कि पिता ने कहा था कि खेतों में घास उग आया है, ऐसे घास फूस उग जाते हैं फसलों के अंदर तो फिर फसल अच्छी नहीं होती, तो इसलिए वो पिता के इस काम का साथ देना चाहते थे, इसलिए वो खेतों की ओर चल पड़े थे। एक दराती हाथ में ली, जैसे ही उसको पता चला कि जो ये दराती है उसके ऊपर जो धार है वो बिल्कुल अब रुक चुकी है, इसलिए इसकी धार लगवानी पड़ेगी। इसलिए धनराम की दुकान पर जाता है, वो धनराम की ऑफर पे जाता है। वहाँ धनराम क्या कर रहा है आगे? धनराम अपने बाएं हाथ से धूकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाह से देख रहा था। धनराम अपनी दुकान में धोंकनी होती है, फूंक मारकर जब वो आग जलाई जाती है उसको धोंकनी बोलते हैं, कि उससे फूंक मारकर एक हाथ से तो आग जला रहा था, दूसरे हाथ से वो लोहे को ऐसे आकार देने के लिए उलट पलट रहा था। और वहाँ मोहन आकर के दूर उस दुकान पर बैठ जाता है कनिस्तर पर। पारखी निगाह लेखक ने क्यों कहा है? क्योंकि उसको लोहे का वो काम करने की परख थी, तो वह वहाँ देख रहा था कि किस प्रकार धनराम ये काम कर रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब मोहन बचपन की बातों में चले जाते हैं, और जो मोहन त्रिलोक सिंह, मास्टर त्रिलोक सिंह यहाँ पर कौन? धनराम और मोहन के अध्यापक जो गांव में उन्हें पढ़ाते थे। तो अब मोहन तो शहर से आए थे, उसको तो गांव के बारे में अब जानकारी नहीं थी, इसलिए वो धनराम से पूछते हैं कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह हैं गुजर गए होंगे, यानी कि अब तो उनकी मृत्यु हो गई होगी। मोहन ने पूछा धनराम से। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, अपने बचपन की बातों को याद करने लगे दोनों दुकान पर बैठ करके। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। माँ साहब यहाँ कौन? मास्टर त्रिलोक सिंह। अभी पिछले साल ही गुजरे, कि पिछले साल ही उनकी मृत्यु हुई है।
सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगता ही रहा। अब धनराम बता रहे हैं कि उनकी छड़ी का मुझे बड़ा डर लग रहा था। दोनों हो कर हंस दिए, दोनों हंसने लगे ऐसी बातें करते हुए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, जैसे वो पुरानी बातों को फिर से ताज़ा करने लग गई। अब लेखक ने कहानी के दूसरे पड़ाव को यहाँ शुरू किया है, जब धनराम और मोहन स्कूल में साथ साथ में पढ़ा करते थे। अब बता रही हैं लेखक कि गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी कि जब मोहन और धनराम स्कूल में पढ़ते थे तो उनके जो अध्यापक थे त्रिलोक सिंह, वो वहाँ गांव में गोपाल सिंह की दुकान पर हुक्का पी करके स्कूल में आते थे। थोड़ी देर पहले तक दमाचौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल चुपचाप हो जाना। कि जब जैसे ही स्कूल में त्रिलोक सिंह आते, सारे बच्चे जैसे वो उठक पुटक मचाते हो, चाहे पेड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं उनके डर से। कड़े स्वर में पूछते त्रिलोक सिंह जी, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। कि उनको पता था कि अगर प्रार्थना स्कूल में हो जाती तो आवाज़ आती बच्चों की। उनको पता होता था कि प्रार्थना नहीं होती, फिर भी यह सवाल वो पूछते बच्चों से। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते, इस तरह से उनका स्वभाव था। फिर वह कड़कदार आवाज़ में, मोहन नहीं आया आज? मोहन के बारे में पूछ रही थी। मोहन उनका चहेता शिष्य था, बहुत प्रिय शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तेज बुद्धि का, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। अब लेखक बता रहे हैं कि मोहन पढ़ाई में भी तो इंटेलिजेंट था और गीत गाने में यानी कि गायन कला में भी बहुत अच्छा था। बेजोड़ जिसके जोड़ का कोई ना हो, यानी कि स्कूल में सबसे अच्छा गायन कला में वो माहिर था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना की टेर है कि यह जो प्रार्थना है स्कूल में गाई जाती थी तो इसकी शुरुआत है वो मोहन ही करता था। पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई बड़ी उम्मीदें थी कि मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन की पढ़ाई को देखकर, उसके व्यवहार को देख करके उनको ऐसा लगता था कि मोहन आगे जाकर बड़ा अफसर बनेगा, कामयाब होगा। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल नहीं आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। कि कक्षा के अंदर किसी छात्र को कोई भी सवाल अगर नहीं आता तो वो फिर मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही, यानी कि मोहन उसको उसका सही उत्तर दे देता। जिस प्रकार हम देखते हैं विद्यालय के अंदर, जब एक सवाल किसी को नहीं आता तो फिर हम वही सवाल जो इंटेलिजेंट बच्चा उससे पूछते हैं और वो बता देते हैं। तो मोहन भी इंटेलिजेंट था, ऐसा उनके टीचर भी उनके साथ करते थे। मोहन ठीक ठीक उत्तर देके उन्हें संतुष्ट कर देता, तब वे उस फीसदी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। फीसदी यानी कि पढ़ाई में बिल्कुल जिसको कुछ ना आता हो, कि उसको जो भी दंड देना है, उठक बैठक निकलवानी है या उसकी पिटाई करनी है, कुछ भी उसको जिस तरह का दंड देना है वो भी फिर मोहन करता। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते कि इस तरह का आदेश वो मोहन को देते। धनराम भी उनके अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपनी हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। कि जो धनराम, जो लोहार का गंगाराम का बेटा था, मोहन का मित्र, वो भी त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश से मोहन के हाथों कई बार है
उसकी पिटाई हुई थी या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता है कि इस प्रकार अगर दूसरा बच्चा किसी दूसरे बच्चे को दंड देता है तो आपस में ईर्ष्या हो जाती है। तो इसका कारण वो उनसे प्रेम करता था। फिर भी धनराम की पिटाई कई बार मोहन ने की, कई बार कान खींचे, लेकिन फिर भी वो उसके प्रति प्रेम रखता है, आदर का भाव रखता है। इसका कारण लेखक क्या बताते हैं कि इसका कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। प्रतिद्वंदी यानी कि शत्रु। कि इस तरह से दूसरा बच्चा अगर किसी को दंड देता है तो उस समय लेखक बताते हैं कि धनराम उससे कोई ईर्ष्या नहीं रखता था। कारण क्या था कि जातिगत हीनता। उस समय जब लेखक ने यह कहानी लिखी तो उस समय गांव में, शहरों में भी थी ये बातें, लेकिन गांव में अधिक था कि लोग जाति भेद को मानते थे। मोहन ब्राह्मण जाति का था, इसलिए, और जो धनराम था वो निम्न जाति का था, इसलिए वो उससे कुछ भी वैरभाव नहीं रखता था कि मोहन तो ब्राह्मण है, इसके सामने बोलना या इसके सामने बुरा सोचना, इससे तो पाप हो जाएगा या ये गलत बात होगी, इस तरह से वो अपना शत्रु नहीं मानता था। इसीलिए वो अपने मन में ये सोचता था कि मोहन तो उच्च जाति का है, इसका तो ये अधिकार है, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा, तो धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। उसको तो अब ये समझ में था कि ये तो इंटेलिजेंट है, इसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और धनराम वह गांव के दूसरे खेती या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। अब लेखक बताते हैं कि धनराम तो बिल्कुल गरीब था, जो दूसरे गांव के अंदर खेती और जो मजदूर परिवारों के बच्चे होते हैं, उसी तरह वो भी तीसरी दर्जे यानी कि तीसरी कक्षा तक स्कूल में पढ़ पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ तेरा का पढ़ा सुना दे, कि ज़्यादा ध्यान धनराम पर उनके जो टीचर हैं त्रिलोक सिंह वो नहीं देते थे। कि एक दिन जैसे ही धनराम से तेरा का पहाड़ा सुना तो 12 तक तो पहाड़े लेखक कहते हैं कि धनराम को याद थे, लेकिन तेरा का पहाड़ा धनराम से याद नहीं होता था। जैसे ही धनराम ने तेरा का पहाड़ा सुनाना शुरू किया, तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24, सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई और वह टूट गई। कि जैसे ही उसने गलत है वो पहाड़ा सुनाया तो मास्टर जी ने उसकी पिटाई कर दी, उसकी पिंडी के ऊपर है वो डंडी से चोट लगाई गुस्से में, और डंडी भी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरा का पहाड़ा याद दिलाता हूँ कि अब डंडी टूट गई और लेके आ छड़ी, फिर उससे पिटाई करूँगा। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करना जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अब त्रिलोक सिंह मास्टर का यह नियम था कि जिसको सजा देनी है, सजा पाने वाला जो बच्चा है वो ही अपने लिए जो हथियार यानी कि वो ही अपने लिए जो संटी होती है एक लकड़ी की, वो वहाँ पेड़ों से तोड़ कर लानी होती थी। और अगर संटी कमज़ोर लेकर आ जाता तो जो त्रिलोक सिंह मास्टर है वो और अधिक दंड देते। इसलिए जो बच्चे हैं दंड पाने वाले वो बिल्कुल मजबूत संटी तोड़ करके लाते थे। धनराम की मंदबुंदी रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरे का पहाड़ा याद नहीं हो पा रहा था। अब लेखक बताते हैं कि या तो धनराम
बुद्धि में कमज़ोर था, मंदबुद्धि, जिसका दिमाग कम काम करे, या उसके मन में डर बैठ गया होगा कि मैं पढ़ाई में नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, इसीलिए पूरा दिन उसको घोटा लगाना, या चाहे पूरे दिन पीटो उसको, तेरा का पढ़ाना याद नहीं होता था। तो इस बात में लेखक यह भी संकेत देना चाहते हैं कि चाहे दिमाग सभी बच्चों का एक जैसा होता है, जिसका प्रयोग जिस ढंग से करते हैं उसी प्रकार से हम काम कर पाते हैं। जो अपने दिमाग का प्रयोग सही ढंग से करते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो अपने दिमाग का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते वो आगे नहीं बढ़ पाते। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते यह फिर लड़खड़ा गया कि छुट्टी के बाद फिर उन्होंने पूछा कि अब तो सुना दे तेरे का पहाड़ा, लेकिन उसे नहीं याद था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान का चाबुक लगा दी। बेंत का उपयोग यानी कि अब की बार उसकी पिटाई नहीं की, जबान की चाबुक, यानी कि ऐसा कुछ कह हम देते हैं किसी को जब बुरा लगता है, जबान की चोट लगती है। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मास्टर ने कुछ ऐसा ही कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। कि तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, ऐसा धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर ने कहा कि विद्या जैसा बलशाली जो हथियार है उसका ताप तेरे दिमाग में नहीं लगेगा। क्योंकि लोहार का बेटा था, इसलिए ऐसी बात उसने कह दी कि लोहे का ही काम करेगा, लोहार ही बनेगा, विद्या को ग्रहण नहीं कर पाएगा। अपने थैले से 5-6 दरांतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी कि लो इन दरांतियों की धार लगा दो, यही काम कर पाओगे, पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। अब लेखक बता रहे हैं कि किताबों की विद्या का ताप यानी कि किताबें खरीदें, स्कूल में भेजें, उसके लिए धनराम के पिता के पास कोई गुंजाइश नहीं थी। वो बिल्कुल गरीब थे, वो आगे अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते थे। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकने, फूंकने या सान लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया। कि थोड़ा ही धनराम बड़ा हुआ था कि अपने काम में उनके पिताजी ने साथ में लगा लिया, और धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा, कि अपने बच्चे को अपने वो लोहार का काम सिखाने लगा। फर्क इतना था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते। कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो जब उसकी पिटाई करते धनराम की, जब वो पढ़ाई नहीं करता था, तो धनराम से ही अपनी पिटाई के लिए वो बेंत मंगवाते थे, वो छड़ी मंगवाते थे। लेकिन जो धनराम के पिता थे गंगाराम, वो पिटाई करने के लिए अपने आप ही औजार ले लेते थे। हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते, कि आसपास में जैसे ही चाहे लोहे का हो, कुछ भी आसपास में पड़ा होता उसी से प्रसाद दे देते, यानी कि उसी से धनराम की पिटाई कर देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी जो दुकान का काम है वो संभाल लिया। कि अचानक ही एक दिन जो धनराम के पिता गंगाराम थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनका जो कार्यभार था वो धनराम ने संभाल लिया, यानी कि अब धनराम पूर्ण रूप से लोहार का काम करने लगा। इस कहानी में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अब तो इस कहानी में तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार धनराम पढ़ाई नहीं कर पाता और लोहार का काम कर लेता है, और आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मोहन क्या काम करता है, किस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता। धन्यवाद।